नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होंगी। मैं ऐसा आशा करता हूं साथियों। और इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ साथियों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन लगभग लगभग हमें देखने को ही मिलते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है साथियों, जिससे कि आपका मैथ्स को जो है इसके माध्यम से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आज संख्याओं के प्रकार पे। और संख्याओं के प्रकार से आपका जो मैथ्स का जो बेसिक है साथियों, वो बेस बहुत ही अच्छे से आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे समझते हुए चलना होगा और हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से हल करना होगा। तो यहाँ पे संख्या है रोमन संख्या, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें। और इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ पे आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको संख्याओं के प्रकार पे। जो संख्याओं के प्रकार पे हम चलते हैं। और संख्याओं के प्रकार में हम अलग अलग संख्याएं देखते हैं साथियों, जैसे कि प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, या फिर हम यहाँ पे देखते हैं पूर्णांक संख्या हो गया। उसके बाद में सम संख्या, विषम संख्या, इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है लगभग कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। और ये खासकर जो इसमें जो टारगेट किया गया साथियों, CTET को टारगेट करते हुए ये क्लासेस में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको CTET में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप ओल्ड पेपर लगा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ हर एक क्लास को आप प्लेलिस्ट में जाके देखें साथियों, जो कि बहुत ही डिटेल से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। और अब मैं लेके चलता हूँ आपको प्राकृत संख्या की ओर। सो प्राकृत संख्या क्या होती है साथियों? प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसकी हम गणना कर सकते हैं, या जो जिसकी हम गणना कर सकते हैं, जिनका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती? प्राकृत संख्या कहलाती है। परंतु इनमें क्या किया जाता है? शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे बात करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये ऐसे संख्याएं हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, इनको किसी की भी गणना करने के लिए, कोई संख्या यानी कि किसी की गणना करने के लिए, गणना करने में जो उपयोग की जाने वाली जो संकेत है या जो संख्याएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, है ना। और ये कैसे होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, कैसे होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, ये इस प्रकार आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अर्थात बढ़ते क्रम में जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, है ना। ये क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। यदि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो आपको पता ही होगा क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट है साथियों हमारे पास में क्या? पूर्ण संख्या। सो पूर्ण संख्या क्या होती है? हम सो पूर्ण संख्या की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, जिसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, ये क्या होती है? यदि प्राकृत संख्या में ये जो प्राकृत संख्या है, यदि इस प्राकृत संख्या में हम यदि इस प्राकृत संख्या में शून्य लगा ले, है ना, इस प्राकृत संख्या में यदि शून्य लगा ले, है ना, इस प्राकृत संख्या में क्या करें? हम शून्य लगा ले। वो जो प्राकृत संख्या था, प्राकृत संख्या क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। इस प्राकृत संख्या में हम क्या करते हैं? इस प्राकृत संख्या में यदि यहाँ पे शून्य को शामिल कर ले तो ये क्या कहलाता है? आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको क्या नजर आ रहा है? शून्य। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको पूर्णांक की ओर। सो पूर्णांक की ओर
सो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या की यदि हम यहाँ पे बात करें तो पूर्णांक क्या होता है? प्राकृत संख्या, यानी कि क्या होता है? प्राकृत संख्या उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को, इसमें क्या करेंगे हम? ऋणात्मक संख्या और शून्य, ऋणात्मक संख्या में शून्य को भी हम शामिल कर लेते हैं और इस प्रकार लिखते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्या? 3, 2, 1 और क्या हो गया? हम क्या करेंगे? शून्य को भी शामिल करें। ठीक है, ये क्या होता है? माइनस ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक के बाद में शून्य को हमने शामिल किया, शून्य को शामिल करने के बाद में पुनः पूर्णांक, यानी कि पुनः कैसे होगा? पुनः प्लस की हो जाएगा, है ना? क्या हो जाता है? 1, 2, 3, है ना? और ये प्रक्रिया हमेशा क्या कैसे रहेगा? चलते रहेगा, है ना? कैसे रहेगा? चलते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो संख्याएं हम लिखते हैं माइनस माइनस के बाद में हम शून्य, ऋणात्मक शून्य को भी शामिल करते हैं, शून्य को भी शामिल करते हैं, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। परिभाषा में पुनः फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या होता है पूर्णांक संख्या। कि प्राकृत संख्या उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है ना, क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ क्या? अगली संख्या की ओर। और अगली संख्या है हमारे पास में सम संख्या, है ना? अगली क्या है? सम संख्या। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ सम संख्या की, तो सम संख्या क्या होती है? वह संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः, है ना? कैसा? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। क्या होता है सम संख्या? 2 से पूर्णतः, है ना? 2 से कैसा हो? पूर्णतः विभाजित हो। 2 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाती है? 2 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे कि सबसे छोटी सम संख्या की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 क्या है? 2 स्वयं 2 से भी विभाजित है, 2 से विभाजित है। उसके बाद में 4 हो गया, 6 हो गया, है ना? उसके बाद में 8, 10 और 12, ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 3 की, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 5 की, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 7 की, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 9 की, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 11 की, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 13 की, तो ये संख्या क्या है? तो ये संख्या कहती हो विषम संख्या, है ना? ये संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। और जो कि नीचे आप देख भी पा रहे होंगे विषम संख्याएं, है ना? विषम संख्या, तो विषम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, है ना? 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3, 5, 7, 9, 11 और 13, है ना? ये क्या है? आपके विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित कैसे? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अगली संख्या की ओर। और अगली संख्या साथियों क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? यदि मैं यहाँ पर बात करूँ भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या यानी कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना? क्या होता है? 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है ना? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना? किसी संख्या में क्या होता है? जब किसी संख्या में 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। अब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड कैसे साथियों? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड कैसे? सो मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ। 4 हो गया। ठीक है, आपके पास में क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, 9, 15, 25 और 30, 25 और 30, है ना? तो ये क्या है?
ये मतलब भाज्य क्या कहलाता है, जब किसी संख्या में दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दो संख्याओं का गुणनखंड क्या कहलाता है, दो संख्याओं का गुणनखंड क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। चार, इसके बाद में तीन का गुणनखंड आप कर सकते हैं, तीन गुणित तीन गुणनखंड हो गया। इसके बाद में पाँच गुणित तीन गुणनखंड आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, पाँच गुणित पाँच गुणनखंड नजर आ रहा है यहाँ पे, पाँच गुणित दो गुणनखंड नजर आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक संख्याओं का जब गुणनखंड करते हैं, या दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हमें नजर आते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या होती है साथियों, तो इसमें क्या होगा, जब किसी संख्या में यहाँ पे क्या होता है, किसी संख्या में यहाँ पे क्या होगा, भाज्य में हमने क्या देखा था, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या होता है, यहाँ पे गुणनखंड होता है। यहाँ पे स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, किसी संख्या में है ना, क्या होता है, किसी संख्या में यहाँ पे क्या होगा, स्वयं के अतिरिक्त, है ना, यहाँ पे क्या है, स्वयं के अतिरिक्त, यानी कि स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, है ना, स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड, स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, और कोई स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, वह क्या कहलाता है आपका, वह कहलाता है अभाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि आप अब यहाँ पे देख पा रहे हो, 2 3 5 7 11 है ना, 2 3 5 7 11, क्या आप इनका गुणनखंड कर सकते हो? जी नहीं, ये स्वयं के अतिरिक्त इनका और कोई गुणनखंड नहीं होता है। ये संख्या कहलाती है आपकी भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, क्या कि भाज्य संख्या क्या होती है, जब किसी संख्या में दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है, वह संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। ठीक है, और यदि दो या दो से यानी कि स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, स्वयं के अतिरिक्त, है ना, और कोई गुणनखंड ना हो, तो वो कहलाता है आपका अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हो गया अभाज्य संख्याएं। अब हम चलते हैं अगले संख्या की ओर। अब परिमेय संख्या क्या होती है साथियों, तो परिमेय की यदि हम बात करें, यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, पी व क्यू के रूप में लिखते हैं ना, जिन्हें हम क्या करते हैं, पी एम क्यू के रूप में लिखते हैं। पी एम क्यू के रूप में कैसे, तो हम यहाँ पे अगर कहें साथियों, परिमेय संख्या जिन्हें हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ये तो था बेसिक। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों, क्या है आपके पास में 7/5 है ना, 7/5, ये क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि P/Q के रूप में नजर आ रहा है आपको, है ना। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 1/3 है ना, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप परिमेय संख्या को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। और परिमेय संख्या क्या है, तो जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब कंडीशन बनती है कि यदि हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं करें, ये ऐसी कोई संख्या अगर मिल जाए जो कि P/Q के रूप में व्यक्त नहीं होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उससे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अर्थात जिन्हें हम P/Q, है ना, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, है ना, जिन्हें हम यानी कि जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना, रूप में
नहीं लिख सकते। सकते क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। अपरिमेय अपरिमेय संख्या कहलाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ अपरिमेय संख्या की, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ अपरिमेय संख्या की, ठीक है, जैसे कि आपके पास में उदाहरण है, इसे क्या आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जी नहीं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो कहलाते हैं आपके क्या? परिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया, वो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगली संख्या की ओर, पूर्णांक संख्या, सॉरी, पूर्णवर्ती संख्या, ठीक है। क्या? पूर्णवर्ती संख्या या फिर उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले चर्चा करेंगे पूर्णवर्ती संख्या की ओर, ठीक है, सॉरी, पूर्णवर्ती संख्या की ओर। सो पूर्णवर्ती संख्या को समझने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ परिवर्ती, सॉरी, उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। उत्तरवर्ती संख्या। सो उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है साथियों? इसका जो डेफिनेशन है वो आप डेफिनेशन को आप काफ़ी हद तक अगर समझते हैं साथियों, तो काफ़ी हद तक इन क्वेश्चनों का बहुत ही इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो उत्तरवर्ती क्या होती है? उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। सो उत्तरवर्ती क्या होती है? उत्तरवर्ती अनुवर्ती एक ही होता है। उत्तरवर्ती क्या होती है? किसी भी प्राकृत संख्या से, किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक अगली प्राकृत संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। क्या? मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी प्राकृत संख्या से, है ना, क्या? किसी भी प्राकृत किसी भी प्राकृत संख्या से, ठीक है ना, किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक है, ठीक, अगली प्राकृत संख्या, अगली प्राकृत अगली प्राकृत संख्या उसकी उत्तरवर्ती कहलाती है ना। क्या कहलाती है? उसकी उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती? उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि क्या होता है उत्तरवर्ती संख्या? किसी भी प्राकृत संख्या से, यानी किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक, है ना, किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक ठीक अगली, है ना, किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक अगली प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? अगली प्राकृत संख्या को उसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरे पास में क्या है संख्या साथियों? एक संख्या क्या है? 11 है। अब इसकी अगली संख्या, जैसे कि अगली संख्या क्या है? 12 है ना। अगली संख्या क्या है? 12 है, ठीक है। अगली संख्या क्या है? अगली संख्या क्या है? 12 है। सो ये क्या कहलाता है? इसका उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगा। क्या कहलाता है? उत्तरवर्ती संख्या कहलाता है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती संख्या इसी का अपोजिट होता है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृत संख्या में ठीक, है ना, किसी भी प्राकृत संख्या में, किसी भी प्राकृत किसी भी प्राकृत संख्या में ठीक, है ना, किसी भी प्राकृत संख्या में ठीक पहली प्राकृत संख्या, पहली मतलब हम कह सकते हैं पिछला, है ना, पहली मान लीजिए, है ना, प्राकृत पहली प्राकृत संख्या
या आप मान सकते हैं इसे पिछला, है ना। पहली प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो मैंने पूर्ववर्ती संख्या क्या बताया था कि किसी भी प्राकृत संख्या में ठीक पहली या पिछला, है ना, पहली या पिछला प्राकृत संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। कैसे? कि मेरे पास में क्या संख्या हो, जैसे कि मैंने पहले भी लिया था, तो संख्या 11, ठीक है। अब 11 से पहले वाली संख्या क्या हो सकती है? 11 से पहले वाली संख्या क्या है? 10 है। तो ये संख्या कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में 13 है, ठीक है, तो 13 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। इसी प्रकार 14 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 13 होगा, ठीक है। सो ये संख्या कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्ववर्ती संख्या, जैसे आपको दे दिया गया 23 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? सो 23 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है? अब ये डेफिनेशन को समझने के बाद में, ये क्लास को देखने के बाद में आपसे पूर्ववर्ती संख्या हो या फिर उत्तरवर्ती संख्या हो, इन संख्याओं से आपके क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। सो इसका क्या हो जाता है? पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? इसका पूर्ववर्ती संख्या 22 होगा, ठीक है। सो बस आपको डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं क्या, कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि प्राकृत संख्या में हमने सबसे पहले संख्याओं के प्रकार में प्राकृत संख्या देखा था। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जिनको हम गणना के रूप में उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया? आपके प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है। इसी के बाद में हमने क्या देखा था? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या में हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, है ना। शून्य को जब हम शामिल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में क्या होता है? इसमें हम ऋणात्मक संख्या के बाद में इसको हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। शून्य को भी हम क्या करते हैं? शून्य को भी शामिल करते हैं, और उसके बाद में जो संख्याएं प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 2 1, इसके बाद में शून्य प्राप्त हुआ, उसके बाद में 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार जो भी संख्याएं प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आपके पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। इसी के बाद में हमने देखा था सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में विषम संख्या क्या होती है? तो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो संख्या कहलाती है, यहाँ पे विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। इसी के बाद में मैंने आपको यहाँ पे बताया था भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? जब किसी संख्या में 2 या 2 से अधिक, है ना, जब किसी संख्या में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड हो, वह कहलाता है आपका भाज्य संख्या। जैसे कि मैंने आप लोगों को उदाहरण भी बताया है, ठीक है। इसके बाद में अभाज्य संख्याएं क्या होती है? इसी का अपोजिट होता है भाज्य का, कि वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, है ना, स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि 2 3 5 7 11 इनका कोई स्वयं के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया यहाँ पे परिमेय संख्याएं। सो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। इसी के बाद में मैंने आपको क्या बताया साथियों? अपरिमेय संख्या की, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण भी बताया था मैंने, क्या करनी 2 है, करनी 5 है, करनी 7 है, इन्हें हम क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बताया। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृत संख्या में ठीक पहली, है ना, किसी भी प्राकृत संख्या में ठीक पहली प्राकृत संख्या पहली प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है? जैसे कि यहाँ पे है आपके पास में कोई
संख्या है 11 और 11 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 10 होगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि मेरे पास में है 9, 9 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 9 का पूर्ववर्ती संख्या होगी साथियों क्या होगी? 8 होगी। ठीक है, तो पहली संख्या, उससे पहली वाली संख्या जो भी होती है वो क्या कहलाती है? आपकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था? उत्तरवर्ती संख्या यानी कि किसी भी प्राकृत संख्या में ठीक अगली यानी कि अगली वाली जो संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि आपके पास में 11, 11 के बाद में कोई संख्या आती है 12 आती है। ठीक है, इसके बाद में 13 यदि आ गया तो 13 से 14, 14 संख्या आ जाती है ना। इसके बाद में कोई संख्या 15 है तो 15 उत्तरवर्ती संख्या होगी 16 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक जो संख्याएं हैं उनको आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको संख्याओं को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं इतना दावे के साथ में कहता हूँ और अगले क्लास में मिलते हैं साथियों बहुत ही धमाकेदार क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और ये क्लास आपको कैसे लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में।